Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started enzymes and today we'll continue the same. So first of all, what are enzymes? Enzymes are the molecules that are made up of proteins. All the enzymes are made up of protein. जितने भी enzymes हैं वो किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं except RNA. अगर जो RNA है एक बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है, एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, तो वो क्या होगा? वो भी एंजाइम होगा, राइबोसोम में प्रेजेंट होगा। और नाम बताओ मुझे, चलो इस एंजाइम का नाम आप लोग मुझे बताओगे कि आरएनए जब एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, राइबोसोम में प्रेजेंट रहता है, तो उस एंजाइम का क्या नाम होगा? तो ये आरएनए ये खुद एक न्यूक्लिक एसिड है, एक मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, तो ये किससे बना हुआ नहीं है? प्रोटीन से नहीं बना हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। फिर हमने इसके जनरल फीचर्स पढ़े थे कि स्पेसिफिक है, ठीक है, टर्नओवर नंबर हमने पढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, जिसमें 4 फैक्टर थे: टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर। इनहिबिटर 2 तरह के थे, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था कि जो सक्सिनेट है, ठीक है, जब वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, तो सक्सिनेट का जो कॉम्पिटिटर होगा दैट विल बी मेलोनेट। वहीं पर जो नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 इसको बोलते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इधर जो साइनाइड है ये क्या करेगा? एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वर्क करेगा और इसको साइनाइड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? साइनाइड पॉइजनिंग। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, या नोमेनक्लेचर भी कह सकते हो आप, क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो, जो एंजाइम की क्लासेस हैं उनके बारे में, एंड अबाउट द कोफैक्टर। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या एंजाइम का अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग, तो यहां पर अगर नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो 4 डिजिट्स होती हैं, ठीक है, 4 यूनिक डिजिट्स होती हैं और उन्हीं से एक एंजाइम की नेमिंग की जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि टोटल 6 क्लासेस हैं और 4 to 13 इसकी सब कैटेगरीज हैं। और ये जो क्लासेस हैं इनका जो नंबर है वो फिक्स है। हम अपनी मर्जी से किसी भी क्लास को कोई भी नंबर नहीं दे सकते। क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इनका जो नाम है वो फिक्स है। तो क्लास 1 में क्या आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। जो क्लास 1 में क्या आएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज आएगा, जहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, मतलब वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। सेकंड, क्लास सेकंड जो है दैट इज ट्रांसफरेज। क्लास थर्ड जो है दैट इज हाइड्रोलेज। नेक्स्ट इज लाइज, क्लास फोर्थ। क्लास फिफ्थ इज आइसोमरेज एंड द क्लास सिक्स्थ इज लाइगेज। ये टोटल 6 क्लासेस हैं। क्लास 1 इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लास सेकेंड इज ट्रांसफरेज, क्लास थर्ड इज हाइड्रोलेज, क्लास फोर्थ इज लाइज, क्लास फिफ्थ इज आइसोमरेज एंड सिक्स्थ वन इज लाइगेज। इनका जो सीक्वेंस है, जो नंबर है, वो ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की,
तो यहां पर जो डीहाइड्रोजिनेज, जितनी भी जो एंजाइम्स हैं उनके पीछे लिखा रहता है डीहाइड्रोजिनेज, वो आ जाएंगी रिडक्टेज। या सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि जब जो पायरुवेट है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन होती है, तो यहां पर क्या है, NAD से NADH बनता है, NAD से NADH बनेगा। ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये हाइड्रोजन आया यहां से, मतलब पायरुवेट ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो पायरुवेट में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या बन रहा है, एसिटाइल कोए। लेकिन NAD में क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, दैट इज रिडक्शन हो रही है, जिससे क्या बना, NADH। यहां पर जो एंजाइम होगा दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये होगी पहली क्लास, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड जो है दैट इज ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या है, ग्रुप ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई भी है S' और S, और इस S' के ऊपर A ग्रुप, कोई भी A फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है, तो ये रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये ग्रुप जो है S' वाला कहां पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा S पे, और S' हमारा फ्री हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड जो क्लास है दैट इज हाइड्रोलेज। थर्ड कौन सी क्लास है बेटा, हाइड्रोलेज। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जो वाटर की प्रेजेंस में, जो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ठीक है, CH, CN, जितने भी बॉन्ड्स को तोड़ते हैं वाटर की प्रेजेंस में, वो सारे एंजाइम्स क्या हैं भाई, हमारे हाइड्रोलेजेस। पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, तो ये अमाइलेज हो गया, ये सारे एंजाइम्स क्या हैं, हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट है लाइज। लाइज में डबल बॉन्ड का इंट्रक्शन होगा, मतलब लाइज वो एंजाइम है जहां पर क्या होगा, ये वो क्लास है जहां पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा विदाउट फॉर्मिंग वाटर, ठीक है, बिना पानी को निकाले। इसमें से जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें से पानी नहीं निकलेगा, वाटर नहीं बनेगा, ठीक है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वाटर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो A और B है ये वाटर नहीं होना चाहिए, ये वाटर नहीं होना चाहिए, और X और Y के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये A और B एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। यहां पर वाटर नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो क्लास है, ठीक है, दैट वाज लाइज। एंड फिफ्थ जो है ये है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या है, आइसोमर्स बनते हैं, पोजिशनल, ऑप्टिक, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बन गया, तो वहां पर जो एंजाइम होगा दैट इज आइसोमरेज, मतलब आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज लाइगेज। लास्ट जो क्लास है वो कौन सी है, लाइगेज। लाइगेज का मतलब जोड़ना, लाइगेज का मतलब क्या है, जोड़ना, और हमारे सिलेबस में क्या है, डीएनए लाइगेज है, जो डीएनए को आपस में कंबाइन करता है, दो डीएनए को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जो जोड़ता है। तो लाइगेज का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, उनके बीच में बॉन्ड बनाना, ठीक है, और जिससे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, सो दैट इज लाइगेज। तो ये 6 क्लासेस थी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, देन ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज। अब इसके बाद जो एंजाइम का लास्ट टॉपिक है दैट इज कोफैक्टर। अब देखो एंजाइम क्या है, सारी की सारी एंजाइम, मोस्टली जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बनी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी एंजाइम होती हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट रहता है। मतलब एक हो गई कंप्लीट एंजाइम जो कंप्लीटली प्रोटीन से बनी हुई है, दूसरी जो एंजाइम हो गई वो क्या होगी भाई, वो हो जाएगी कंजुगेट एंजाइम, मतलब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है।
क्या जुड़ा हुआ है? नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये जो एंजाइम जो है जिसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक हो गया प्रोटीन पार्ट और दूसरा हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट जो है वो कहलाएगा एपो एंजाइम। ध्यान से सुनना, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रोटीन पार्ट के एक तो पूरी ही प्रोटीन से बनी हुई है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो एंजाइम प्रोटीन से भी बनी हुई है, साथ साथ में एक नॉन प्रोटीन भी पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रोटीन पार्ट है वो कहलाता है एपो एंजाइम और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कहलाता है कोफैक्टर। क्या कहलाता है? कोफैक्टर। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो बनाता है होलो एंजाइम। क्या बनाता है? होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या हुआ? प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर क्या हुआ? नॉन प्रोटीन पार्ट। अब यहां पर ये जो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन मतलब प्रोटीन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट कैन बी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? मोस्टली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक हो गया, देन मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ये क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं। जैसे रुबिस्को है, ठीक है, रुबिस्को है, रुबिस्को के ऊपर हमें क्या होगा कि जो मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, वहां पे जिंक प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं इसमें आ जाएंगे दो ग्रुप। ऑर्गेनिक में आ जाएंगे दो ग्रुप, एक है कोएंजाइम और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। पहले तो कोएंजाइम के एग्जाम्पल देख लो। ये क्या है? दीज आर प्रिकर्सर्स कह दो, प्रिकर्सर भी नहीं बोलेंगे, ये कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं विटामिन के, मतलब यूजुअली विटामिन से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NAD है जो नियासिन से बना हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ये, ठीक है। फिर FAD है, ये क्या है? ये कोएंजाइम्स हैं। और ये क्या करते हैं? ये तभी एक जो एंजाइम है, ठीक है, उसका जो कैटालिटिक पार्ट है वहां पर जाके बाइंड करेंगे। कब करेंगे? जब वो एक केमिकल रिएक्शन कर रहा होगा तभी जाके बाइंड करेगा। अगर केमिकल रिएक्शन हो गई है ये हट जाएगा। मतलब ये लूजली बाउंड होते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए बाउंड होंगे, ठीक है, और क्या होंगे? लूजली बाउंड होंगे, ठीक है, टेम्परेरी, कुछ ही समय के लिए। कब? जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उस समय वो आके बाइंड कर जाएंगे, उसके बाद ये हट जाएंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? जो टाइटली बाउंड करता है, जो टाइटली बाउंड करता है, ठीक है। ऐसा कोएंजाइम या ऐसा कोफैक्टर जो टाइटली एक एंजाइम के साथ बाउंड करते हैं, जैसे हीम ग्रुप हो गया। हीम ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है और टाइटली बाउंड किया हुआ है अपने एंजाइम के साथ। एनसीईआरटी के अंदर जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कोफैक्टर्स के बारे में, ये कहता है कि अगर हम एक एंजाइम से कोफैक्टर को हटा देंगे, हमने कोफैक्टर नहीं लगाया, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डेफिनेटली सफर करने वाली है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो सफर करेगी, मतलब उसको अपना काम करने के लिए कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट है ही है, उसको चाहिए। अगर आप कोफैक्टर ऐड नहीं करोगे, कोफैक्टर उस एंजाइम को नहीं मिलेगा, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज अबाउट द एंजाइम्स। इसमें एक और चीज आती है, फीडबैक इनहिबिशन। हम जो इनहिबिशन पढ़ रहे थे ना, इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, उसी में एक और आती है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक का मतलब है कि जब जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, उसको और बनने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करता है? अपने ही एंजाइम के साथ, जो अपना हेक्सोकाइनेज है, उसके साथ जाके वो बाइंड कर जाएगा और बोलेगा कि बस अब आगे जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्टॉप कर दो। एक और एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, दैट इज एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट,
कुछ एंजाइम्स के ऊपर है ना एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और अगर इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अपना कोई भी एक्टिवेटर जुड़ जाएगा तो केमिकल मतलब जो केमिकल रिएक्शन है या एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर कोई इनहिबिटर जुड़ जाएगा तो वो क्या कर देगा, उस केमिकल रिएक्शन को या एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देगा। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहले हम पढ़ा करते थे थ्योरीज दो, कौन कौन सी, लोकेंट की हाइपोथेसिस, ठीक है, और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। अभी एनसीईआरटी में वो दे नहीं रखी। लोकेंट की का मतलब है कि भाई जो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो लोक और की तरह, जैसे हर एक लोक की एक स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय कॉसलैंड। तो उन्होंने कहा था कि दो ग्रुप्स होते हैं, बट्रेसिंग ग्रुप होता है, कैटालिटिक ग्रुप होता है। तो बट्रेसिंग क्या करता है कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पर क्या है कि जो एक्टिव साइट है ना वो अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर लेती है। कैटालिटिक का काम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, बट्रेसिंग का काम क्या है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके रखना। अभी एनसीईआरटी में ये दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो भाई जो हमारे एंजाइम्स हैं कंप्लीट हो गए हैं, क्लासिफिकेशन को फैक्टर्स, ठीक है, इनकी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो एंजाइम की जो एक्टिविटी को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल को पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। हालांकि ये आपका जो 12th क्लास में भी आएगा, चैप्टर नंबर 6 MBI, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उससे पहले हम बायोमोलिक्यूल में ही न्यूक्लिक एसिड्स को अच्छे से कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।